कि आप अच्छे होंगे। मैं समीरा हूँ। पृथ्वी पर हजारों वर्षों से बारिश हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्रों और महासागरों का पानी कभी क्यों सूखता नहीं है? पृथ्वी पर पहुंचने वाला 1% से भी कम पानी मानवों के लिए उपयोगी होता है। क्या यह पानी सभी जीवों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए हम कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन से जलमंडल विषय के बारे में पढ़ते हैं। अधिगम परिणाम। आप निम्नलिखित विषयों के बारे में जान सकेंगे। जल विज्ञान चक्र, जल स्रोत, महासागर, महासागर की राहत, मुख्य शब्द। नदी, एक छोटी संकरी नदी। वाष्पीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें तरल पानी वाष्प में बदल जाता है। गहरी समतल, समुद्र के गहरे तल पर स्थित एक समतल क्षेत्र। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीप का वह हिस्सा जो समुद्र के नीचे स्थित होता है और महासागर के तल की ओर ढलता है। आइए इस संकल्पना मानचित्र को देखें। जल विज्ञान चक्र। पानी एक चक्रीय नवीनीकरणीय संसाधन है। पानी महासागरों से भूमि तक और फिर भूमि से महासागरों तक एक चक्र के रूप में यात्रा करता है। जल विज्ञान चक्र पानी के विभिन्न रूपों तरल, ठोस और गैसीय में संचलन को संदर्भित करता है। यह महासागरों, वायुमंडल, भूमि की सतह, भूमिगत जल और सभी जीवित प्राणियों के बीच पानी के निरंतर आदान प्रदान को भी दर्शाता है। जल विज्ञान चक्र को कभी कभी इस रूप में व्यक्त किया जाता है। वृष्टि इक्वल्स बहाव प्लस वाष्पोत्सर्जन। अब हम जल चक्र के 6 चरणों को देखेंगे। वे हैं वाष्पीकरण, परिवहन, संघनन, वृष्टि, बहाव, भूजल। वाष्पीकरण, पानी पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में वाष्पीकरण के द्वारा स्थानांतरित होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें पानी तरल से गैस में बदलता है। सूर्य की गर्मी पृथ्वी ही
सतह से पानी को गर्म कर वाष्पित कर देती है। भूमि, झीलों, नदियाँ और महासागरों से इस प्रक्रिया के माध्यम से पानी के वाष्प का निरंतर प्रवाह वायुमंडल में भेजा जाता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में पानी खोते हैं। परिवहन। वायुमंडल के माध्यम से पानी का गति विशेष रूप में महासागर के ऊपर से भूमि के ऊपर बादलों के रूप में परिवहन कहलाती है। बादल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण भूमि और समुद्र की हवा जैसी सतही परिसंचरणों या अन्य तंत्रों द्वारा गति पाते हैं। संघनन। जो पानी का वाष्प परिवहन के द्वारा वायुमंडल में पहुंचाता है वह अंततः संघनित हो जाता है, जिससे छोटे छोटे बूंदें और बादल बनते हैं। वर्षण। वायुमंडल से पृथ्वी की सतह पर पानी लाने का मुख्य तंत्र वर्षण है। जब बादल भूमि के ऊपर ठंडी हवा से मिलते हैं तो वर्षण की प्रक्रिया शुरू होती है, जो वर्षा, ओलावृष्टि या हिमपात के रूप में होती है और पानी भूमि या समुद्र पर वापस लौटता है। बहाव। जो अधिकतर पानी भूमि पर वापस आता है वह पहाड़ों से बहते हुए बहाव के रूप में नीचे आता है। इसका कुछ हिस्सा भूमि में प्रवेश करता है और भूमिगत जल को चार्ज करता है, जबकि बाकी पानी नदियों के रूप में बहते हुए महासागरों में वापस चला जाता है, जहां यह फिर से वाष्पित हो जाता है। भूजल। विशेष परिस्थितियों में भूजल प्राकृतिक दबाव से प्रवाहित होने वाले कुओं में ऊपर की ओर भी प्रवाहित हो सकता है। भूजल का प्रवाह बहाव से काफी धीमा होता है। जल विज्ञान चक्र केवल महासागर, वायुमंडल और भूमि के बीच पानी के परिसंचरण की एक सरल प्रक्रिया नहीं है। इसके भीतर कई उपचक्र काम करते हैं। पानी के स्रोत। पृथ्वी पर 97.2169% पानी महासागरों का खारा नमकीन पानी है, जबकि केवल 2.7831% पानी ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। ताजे पानी का सबसे बड़ा हिस्सा 69.56% बर्फ और स्थायी हिम आवरण के रूप में एंटार्क्टिका, आर्कटिक और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। जबकि 30.1% पानी भूजल के रूप में उपलब्ध है। पृथ्वी पर कुल ताजे पानी का केवल 0.34% झीलों, जलाशयों और नदियों के सिस्टम में संकेंद्रित होता है।
जहाँ यह हमारी आवश्यकताओं के लिए सबसे अधिक सुलभ है और जल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महासागर। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी की प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं। बड़े जल निकायों को महासागर कहा जाता है। भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में बांटा है। जो हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक महासागर, और आर्कटिक महासागर। समुद्र एक खारे जल का निकाय है जो आंशिक या पूरी तरह से भूमि से घिरा होता है। क्या आप जानते हैं, करोड़ों साल पहले सभी महासागर एक साथ जुड़े हुए थे। इस एकल सुपर महासागर को पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। महासागर की भौतिक संरचना। महासागर की घाटियां कई प्रकार से भूमि की सतह के समान होती हैं। महासागरों में पटल, पठार, गहरी खइयां और बालकनी जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। महासागर की तलहटी को 4 भागों में बांटा गया है। महाद्वीपीय मग्नतट। महाद्वीपीय मग्नतट, जिसकी गहराई 200 मीटर तक होती है, महासागर क्षेत्र का लगभग 7.6% हिस्सा घेरता है। यह भूमि और समुद्र के बीच की सीमा है। सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्नतट साइबेरियन मग्नतट है, जो आर्कटिक महासागर में स्थित है और इसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर तक फैली हुई है। महाद्वीपीय मग्नतट महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में मछली संपत्ति अधिक है। यहाँ कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस पाई जाती है। यहाँ समुद्री बंदरगाह बनाना संभव है। महाद्वीपीय ढलान। महाद्वीपीय ढलान 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर गहराई तक फैला हुआ होता है और इसमें जटिल राहत पाई जाती है। यह महासागर के क्षेत्र का 15% हिस्सा घेरता है। महाद्वीपीय ढलान की सीमा महाद्वीपों को इंगित करती है। इस क्षेत्र में उपसागर घाटियां भी पाई जाती हैं। ये घाटियां ग्लेशियरों और नदियों द्वारा कटाव की प्रक्रिया से बनती हैं। गहरे समुद्र का समतल या गहरी समतल भूमि। गहरे समुद्र के समतल महासागर बेसिन के
धीरे धीरे ढलाव वाले क्षेत्र होते हैं। ये दुनिया के सबसे समतल और चिकने क्षेत्र होते हैं। इसकी गहराई 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक होती है। यह महासागर बेसिन का लगभग 76.2% हिस्सा घेरता है। महासागरीय गहरे गड्ढे या खाइयाँ। ये बड़े संकीर्ण गड्ढे होते हैं जो महासागरों में गहरे खाइयों के रूप में 6000 मीटर तक जाते हैं। अधिकांश गहरे गड्ढे महासागरों के मध्य में नहीं पाए जाते हैं। वे महाद्वीपों के पास पाए जाते हैं, इसीलिए ये प्लेटो के गतियों के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आप जानते हैं आइसोबाथ्स वह रेखाएं हैं जो समुद्र के तल पर समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। इसे कभी कभी गहराई सीमाएं भी कहा जाता है। आइए कुछ प्रमुख महासागर की घाटियां देखें। चैलेंजर या मरियाना खाई जो प्रशांत महासागर में है, इसकी गहराई 11,022 मीटर है। प्यूर्टो रिको या नवेज खाई जो अटलांटिक महासागर में है, इसकी गहराई 10,475 मीटर है। जावा खाई जो हिंद महासागर में है, इसकी गहराई 7,450 मीटर है। तो इस वीडियो में आपने देखा जलवर्धन चक्र, जल स्रोत, महासागर, महासागर की राहत। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।